हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आपके लिए हम लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन। ठीक है, तो फटाफट हम इस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं। सिलेबस है इसका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ओम्स लॉ हो गया। ठीक हो गया, ओम्स लॉ, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम फटाफट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, विद इन 30 मिनट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज बेसिकली किसी भी मटेरियल की फंडामेंटल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो किसी उस मटेरियल मैटर के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और चार्ज का जो सिंबल होता है वो बेसिकली सी होता है। सी से हम इसको डिनोट करते हैं चार्ज के सिंबल को। और इसका यूनिट कूलम होता है। 3 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन हो गया एग्जांपल, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, न्यूट्रल जिस पे कोई चार्ज नहीं होता उसको हम न्यूट्रॉन बोल देते हैं। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। मान लो किस चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बॉडी का अगर हमें चार्ज निकालना है, मान लो किसी बॉडी में n नंबर ऑफ चार्ज है, तो टोटल चार्ज हमें अगर उसमें कैलकुलेट करना है तो उसका हम अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है, सारे चार्ज का क्या कर देंगे? अलजेब्रिक सम कर देंगे, जिसकी वजह से हम उसका टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपली हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि Q1 Q2 Q3 तीन चार्ज है। तो टोटल चार्ज हमें निकालना है तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अगर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव में लिखना है, जो नेगेटिव चार्ज है उसको नेगेटिव में। ठीक, तो विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ हम चार्ज को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का अगर चार्ज आपको दिया गया है, मान लो 10 कूलम चार्ज है किसी भी सिस्टम का, तो ना ही आप उसमें चार्ज को क्रिएट कर सकते हो, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है ना, उससे चार्ज उसमें बढ़ा सकते हैं, ना ही चार्ज उससे कम कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द प्रिंसिपल दैट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम इज नेवर चेंजेस। उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चेंज आप उसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर किसी भी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफ़र करना है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो हमेशा चार्ज का ट्रांसफ़र एक इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। ठीक है, इंटीजर्स के फॉर्म में होता है हमेशा। 1 चार्ज हो गया, 2 चार्ज हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस टर्म्स में हम चार्ज का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर मल्टीपल किसका होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ई, उसका इंटीग्रल मल्टीपल कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है कि किसी भी चार्ज को अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर ट्रांसफ़र करना है तो वो हमेशा फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सही है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी चार्ज की। अब बात करते हैं हम क्या कुछ इलेक्ट्रिक करंट की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैरिड बाय मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। और इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जनरेट होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T। Q हो गया चार्ज और T हो गया आपका टाइम। और यूनिट की बात कर लेते हैं तो यूनिट हो गया आपका कूलम पर सेकेंड, या इसको हम एम्पियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसकी कुछ और यूनिट्स होती है जैसे मिली एम्पियर हो गया, माइक्रो एम्पियर हो गया। स्मॉल यूनिट्स की बात करें तो जैसे 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ मिली एम्पियर होता है। सॉरी, 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻6 एम्पियर होता है। ठीक है, और एमीटर क्या? एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है एक सर्किट में। ये हमेशा सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है। सही है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या है? अगर आप किसी कंडक्टर में एक कूलम चार्ज को, अगर किसी कंडक्टर में एक कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकंड में, तो उसमें जो करंट होगी बेसिकली 1 एम्पियर होगी। ठीक है, तो इफ़ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज टू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकंड इट वुड बी इक्वल टू द 1 एम्पियर। ठीक है, इससे हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली है क्या? अगर किसी चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हो, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस समय जो वर्क किया जाएगा वही वर्क क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इन्फिनिटी से अगर किसी चार्ज को आप किसी पॉइंट तक लेके आ रहे हो तो उस समय जो वर्क डन होगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो किसी भी 2 पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, उसका डिफरेंस निकाल दो, वही हो जाएगा आपका क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क किया जाएगा
वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क हो रहा है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और किसी दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल को चार्ज को मूव करा रहे हो तो वो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आ रहे हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, दोनों में वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन करना पड़ा है चार्ज को लाने और ले जाने में, मूव कराने में, तो वर्क डन करना पड़ा है ना दोनों केसेस में। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब वी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, या डब्ल्यू को हम एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू ई अपॉन क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, बस डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज, बाकी फार्मूला और यूनिट आपकी सब सेम होती है। ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी वोल्ट, या आप इसको जूल पर सेकंड, सॉरी जूल पर कूलम भी लिख सकते हो। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, 1 वोल्ट की बात करते हैं। 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट अगर किसी एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर आपको 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है तो वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो, नॉर्मली इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए आ जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कुछ ऐड करना है आपको, किस तरीके से आपको ऐड करना होता है, तो उसके सारे सिंबल्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिंबल्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अगर किसी वायर को बनाना है तो सिंपली आप ऐसे वायर बना देते हैं। बैटरी बनानी है, अगर आपको सर्किट बनाना है, सर्किट में ओपन स्विच को दिखाना है तो ओपन कर देना है, क्लोज्ड को दिखाना है तो उसको क्लोज करके दिखाना है। ये रेजिस्टर हो गया, ये सेल का हो गया, और सेल को बहुत सारे सेल को दिखाते तो बैटरी हो जाती है। ठीक है, और एमीटर को इस तरीके से शो करते हैं, वोल्ट मीटर को वी से शो करते हैं, फ्यूज़ को इस तरीके से दिखाते हैं, और लाइट बल्ब को हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने बना के भी दिखाया है। ये पूरा आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें हमने ये सेल लगा रखा है, यहाँ पे सेल के साथ स्विच लगा रखी। स्विच अगर ओपन है तो आपको ये पॉइंट नहीं लगाना है, अगर क्लोज्ड है तो तब आपको ये पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगा रखा है, रजिस्टर का सिंबल ये होता है। उसके सीरीज़ में हमने एक एमीटर लगा रखा है, रजिस्टर के पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है। तो ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो अभी कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए आता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो डिपेंड करती है उसके अक्रॉस जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। ठीक है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करती है। तो फिलहाल यहाँ पे एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा रखी है जिसका पोटेंशियल वी है। तो वी जितना ज़्यादा होगा इस कंडक्टर में करंट भी उतनी ज़्यादा फ्लो करेगी। ठीक है, वी जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वी जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है इस कंडक्टर के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इसमें इलेक्ट्रॉन भी उतनी तेज़ी से फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन तेज़ी से फ्लो करेंगे तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि करंट ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो बेसिकली डिपेंड करती है पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, तो यही कहता है ओम्स लॉ। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा तो करंट ज़्यादा, तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। तो ये वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है आर। आर क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, वी इज इक्वल टू क्या बन जाता है? आई आर, और आई की वैल्यू रखेंगे तो वी अपॉन आर। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे? आर एक रेजिस्टेंस है कंडक्टर का जो बेसिकली करंट के फ्लो को का अपोज करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो को का जो अपोज करता है, जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम। ठीक है, तो इसको इस तरीके के सिंबल से हम डिनोट करते हैं ओम को। तो इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हो कि जो वोल्टेज है, देखो वोल्टेज जितना ज़्यादा है वो करंट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये जितना पावरफुल होगा वी, तो करंट भी उतनी तेज़ी से ऊपर को जाएगी। लेकिन ये जो अपने स्लोप बना रखे हैं ट्रायंगल टाइप का, तो ये अगर जितना ज़्यादा होगा, ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो चढ़ान जितनी ज़्यादा होगी तो करंट उतना कम फ्लो करेगा। तो मतलब बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो करंट के रास्ते में एक रुकावट पैदा कर रहा है। ठीक है, इस फिगर से आप और अच्छे से समझ सकते हो। अब बात कर लेते हैं 1 ओम डेफिनेशन। 1 ओम की क्या डेफिनेशन होगी? तो अगर किसी कंडक्टर में किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने 1 वोल्ट अप्लाई किया है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और इसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो भी 1 एम्पियर है। ठीक है, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका 1 ओम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। ये आपका क्या हो गया? 1 ओम का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम ओम्स लॉ की ग्राफ्स की। अभी हमने देखा कि वी और आई के बीच में एक डायरेक्टली रिलेशन होता है।
तो इसका मतलब है अगर वी को आप बढ़ाते जाएंगे तो करंट का जो फ्लो है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो दो लाइन बनती है वी और आई के बीच में। कैसी लाइन बनती है? स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसके बीच का जो कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा, ठीक है। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, ठीक है। उसमें उसके बीच में वी और आई के ग्राफ कुछ अलग बनता होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। जिसमें भी स्ट्रेट लाइन बनता है वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब इस ग्राफ से हमें रेजिस्टेंस कैसे निकालना होता है, सबसे मेन जो दिक्कत आती है रेजिस्टेंस निकालने में आती है। तो बच्चों को सबसे पहले इसका स्लोप निकालना होना चाहिए कि इस ग्राफ का स्लोप कैसे निकलता है। हमेशा स्लोप स्ट्रेट लाइन का होता है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m=y/x। मतलब वाई एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट में जो डायमेंशन ले रखी है और जो हमने एक्स कोऑर्डिनेट में जो डायमेंशन ले रखी है उसका जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है? स्लोप होता है। तो इस ग्राफ का स्लोप जो बेसिकली वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें रेजिस्टेंस देता है, ठीक है। तो क्यों देता है? क्योंकि m=y/x होता है और वाई एक्सिस में क्या है? वी है, और एक्स एक्सिस में क्या है? आई है। तो v/i क्या होता है? आर होता है। अभी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, तो आर क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस, जो बेसिकली v/i से निकलता है, ठीक है। तो इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो स्लोप क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जो स्लोप की वैल्यू होगी वो क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। स्लोप हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो y/x कर लेते हैं, या इसका दूसरा फॉर्मूला होता है m=tan θ, ठीक है। अब स्लोप कभी कभी एग्जाम में उल्टा करके भी दे देता है। मान लो वाई एक्सिस में करंट दे रखी है और एक्स एक्सिस में वोल्टेज दे रखा है। तो अब इस केस में स्लोप तो वही रहेगा y/x। मतलब स्लोप क्या हो जाएगा? y/x। वाई एक्सिस में आई है, एक्स एक्सिस में वी है, तो i/v हो जाएगा स्लोप इस बार। तो i/v बेसिकली क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/r आएगा। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए जो आप स्लोप निकालोगे वो क्या आएगा? 1/r आएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस r नहीं आएगा, सिंपली r नहीं आएगा, लेकिन 1/r आएगा, क्योंकि उल्टा है ना। आपने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए, करंट को ऊपर लिख दिया, वोल्टेज को नीचे लिख दिया। तो इस केस में जो स्लोप होता है वो होता है 1/r, मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो इस वाले केस में तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा, सिंपली, क्योंकि सिंपली रेजिस्टेंस और स्लोप में डायरेक्टली रिलेशन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इन्वर्सली रिलेशन है, रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे स्लोप जितना ज़्यादा होगा ग्राफ का, वहाँ पे रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, ठीक है। तो दोनों केसेस को आपको अच्छे से समझना है। जैसे कि एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग। जैसे इस ग्राफ में देख सकते हो कि हमने वाई एक्सिस में करंट ले रखा है और एक्स एक्सिस में अपने मान लो क्या लिया, वोल्टेज ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने करंट ले रखा है, यहाँ पे वी ले रखा है, तो उल्टा है, देखो i/v हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। ये ब्लू वाली लाइन का जो स्लोप है वो कम है, तो उसका रेजिस्टेंस देखो ज़्यादा है 40 ओम है। और रेड वाली लाइन का स्लोप ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस आपका कम है, ठीक है। तो जब भी आई आपका वाई एक्सिस में होगा और एक्स एक्सिस में वी होगा, तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है। लेकिन सिंपली अगर वी और आई सिंपली दे रखा है, वाई एक्सिस में वी दे रखा है और एक्स एक्सिस में आई दे रखा है, तो इस केस में जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। जैसे ग्रीन वाले का देखो स्लोप ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस हाई है, और रेड वाले का स्लोप कम है तो उसका रेजिस्टेंस लो है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर का लेंथ अगर जितना ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। कंडक्टर की लेंथ की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर क्रॉस सेक्शन ले या अगर ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब 1/a, ठीक है। r प्रोपोर्शनल टू l होता है, लेकिन r प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है, ठीक है। लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, लेकिन एरिया के केस में अलग होता है। एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा तो करंट का जाने का रास्ता बढ़ जाएगा ना, तो करंट ज़्यादा जाएगी। करंट ज़्यादा होने का मतलब है रेजिस्टेंस का कम होना। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? r प्रोपोर्शनल टू l/a। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हट के एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं रो। रो क्या है? यहाँ पे रेजिस्टिविटी होती है। रो यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी जनरली कंडक्टर का बढ़ता है, ठीक है। और फोर्थ है काइंड ऑफ मटेरियल। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना है, ठीक है। कॉपर का बना है, जिंक का बना है, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम का बना है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। इस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टिविटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी बेसिकली डिपेंड करती है मटेरियल पे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल्स पे डिपेंड करती है कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं। ये रेजिस्टिविटी की यूनिट देखो, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने निकाला था, r = ρl/a,
ठीक है। तो यहाँ से हमें रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालनी, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट कैलकुलेट करके आती है यहाँ पे ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस के, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस को एक ही वायर से हम कनेक्ट करके जोड़ देते हैं। ठीक है, एक ही वायर से जोड़ देंगे सबको, सारे रेजिस्टेंस को बैटरी के थ्रू। ठीक, तो सीरीज़ में क्या होता है बेसिकली वोल्टेज सारे रेजिस्टेंस में अलग अलग होता है। R1 में वोल्टेज अलग होगा, R2 में वोल्टेज V2 होगा, R3 में वोल्टेज V3 होगा। ठीक है, लेकिन करंट सारे रेजिस्टेंस में क्या होगी, सेम होगी। सीरीज़ में करंट सेम होती है लेकिन वोल्टेज सब में अलग अलग होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है R इक्विवेलेंट, वो होता है R1 + R2 + R3। ठीक है, डायरेक्ट सीरीज़ में हमें क्या करना है, ऐड कर देना है रेजिस्टेंस को। जितने भी रेजिस्टेंस है, 3 है, तीनों को ऐड कर दो सिंपली, 4 है, चारों को ऐड कर दो, 10 है तो 10 को ऐड कर दो। ठीक है, R1 + R2 + R3, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें वोल्टेज अलग अलग होती है लेकिन करंट आपका सीरीज़ में सेम होता है। पैरेलल इसका अपोजिट होता है, पैरेलल में हम सभी रेजिस्टेंस को अलग अलग वायर से कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए इसमें करंट का जो फ्लो होता है सब में अलग अलग होता है। तो इसमें करंट अलग अलग होती है, I1 = I1 + I2 + I3, लेकिन वोल्टेज तीनों के अक्रॉस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला निकल के आता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, इसमें रेसिप्रोकल हो जाता है रेजिस्टेंस का, इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, तो सीरीज़ में हमेशा आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, सबको ऐड करने पे हमेशा ज़्यादा ही रेजिस्टेंस आएगा, सिंपली ऐड कर दे तो। और पैरेलल में हमेशा आपको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, पैरेलल में कैसा रेजिस्टेंस मिलता है, मिनिमम। तो फार्मूला बेसिकली आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। फार्मूला आपको याद रहेगा तो इसके न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल भी आपके आराम से हो जाएंगे। अब बात करते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। पावर क्या होता है, द रेट ऑफ वर्क डन ऑफ इन एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कॉल्ड पावर। ठीक है, वर्क डन का जो रेट होता है उसको हम पावर से डिनोट करते हैं, P = W/T। और इसकी दूसरे फॉर्मूले भी होते हैं, W/T का अगर W की वैल्यू रखेंगे तो VI मिल जाएगा। हमें एक फॉर्मूला एक हो जाए I² R, एक होता है V²/R। ठीक है, जनरली ओम्स लॉ के फॉर्मूले से निकल के आए सबके सब। W की जगह आप V/Q रखोगे तो आपको VI फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, और V की जगह IR रखोगे तो I² R मिल जाएगा। ठीक है, I की जगह V/R रखोगे तो V²/R मिल जाएगा। तो तीनों फॉर्मूले आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए कि न्यूमेरिकल में काम आता है। अगर आप वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया तो पावर निकालने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वोल्टेज और करंट दिए तो ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो भी गिवन डाटा है उसके हिसाब से आप अपना पावर का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो सभी फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक, तो बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे W क्या, W वर्क डन हो गया, T टाइम हो गया, V पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, R हो गया रेजिस्टेंस, I करंट हो गया। ठीक है, तो ये पावर का जो यूनिट होगा अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो जूल/सेकंड होगा। ठीक है, वाट, वो W का जूल हो गया और टाइम का सेकंड हो गया, और इसी को हम क्या बोल लेते हैं, वॉट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉट। ठीक, बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली पावर और टाइम का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, पावर को टाइम से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, टाइम को बेसिकली हम किस में लिखते हैं, आवर्स में लिखते हैं। ठीक, तो पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = P/T। ठीक है, पावर और टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होता है इसका वाट आर। ठीक है, क्योंकि टाइम को आर में ले लें तो वाट आर हो जाएगा, पावर का वाट होता है और टाइम का आर। और इसका एक कॉमर्शियल यूनिट होता है जिसको हम किलोवाट आवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किलोवाट आवर को आप यूनिट भी कह सकते हैं, यूनिट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल में बेसिकली हम यूनिट के हिसाब से तो बिल लिखते हैं। ठीक है, यूनिट के हिसाब से हमारा बिल आता है घरों में। तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है तो आप इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल भी काफ़ी आता है एग्जाम में, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। पावर इनटू टाइम, पावर आपको दिया होगा, टाइम के से मल्टीप्लाई करके हर किसी का हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे, फिर जो भी हमें गिवन डेटा होगा उसके हिसाब से हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो किसने दिया था, जूल्स ने दिया था। जूल्स लॉ भी है इसके ऊपर, तो जूल्स लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आता ही आता है ये। तो जूल्स लॉ हमसे क्या कहते हैं, जूल्स लॉ बेसिकली हीट जो जनरेट होती है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, करंट अगर किसी भी सर्किट या किसी भी अप्लायंस में करंट फ्लो हो रही तो वो नॉर्मली हीट करने लग जाता है। ठीक है, उससे हीट एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है। तो देखा भी होगा आपने, जैसे आयरन वगैरह हो गया, हीटर वगैरह हो गया। ठीक है, बल्ब वगैरह जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, थोड़ी देर अगर चलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। जूल्स लॉ स्टेट्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट, जो हीट है वो वो रिलेट करती है किससे, करंट से, रेजिस्टेंस से और टाइम से। ठीक है, तो कैसे रिलेट करती है, जूल्स लॉ ये बताता है कि जो हीट है H वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टाइम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो H = I²। ठीक है, H ∝ I² हो गया, H ∝ R हो गया, मतलब करंट के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और
टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, करंट जितनी ज़्यादा होगी तो हीट भी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, रेजिस्टेंस भी अगर जितना ज़्यादा होगा तो उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। जितने देर तक आप किसी भी अप्लायंस को चला रहे हो, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चला रहे हो, तो वो उतना ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो तीनों को कंबाइन करके हम क्या बना सकते हैं, एक फॉर्मूला बना सकते हैं। एच इज इक्वल टू क्या बन जाता है, I² RT। ठीक है, एच इज इक्वल टू I² RT, यही है क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसका एक फॉर्मूला और होता है हीट का पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में। जैसे एच इज इक्वल टू I² RT अभी हमने देखा, तो I² R की जगह हम पावर रख देंगे, तो पावर इंटू टाइम, और पावर की जगह हम रख देंगे VI। तो एक हीट का फॉर्मूला बन जाता है क्या, VI। ठीक है, क्या बन जाता है, VIT। तो एच इज इक्वल टू क्या बन जाता है, एक VIT। ठीक है, तो ये भी हीट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह इसका भी यूज़ होता है। ठीक, तो हीट बेसिकली एक एनर्जी का फॉर्म ही है, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको वॉट सेकंड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। बेसिकली आप जूल ही याद करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जूल और वॉट सेकंड के टर्म्स में। ठीक, तो ये हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यहाँ पे कदम। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं फटाफट। तो ये जो वीडियो है बेसिकली आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए है, ताकि आपको फटाफट मतलब एक इस चैप्टर का एक आइडिया हो जाएगी क्या क्या है इस चैप्टर में, कौन कौन से मेन फॉर्मूले हैं। बाकी इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर लूँगा जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। ठीक है, ऑल द